वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश और दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पर और हमारे साथ होते हैं विशाल सूद जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बात होती है, खबरों में आता है। पहले तो ये जानना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, जो पूरा चर्चा में आता है। सुप्रीम कोर्ट में भी होती है बात, पार्लियामेंट में भी बात होती है, तो है क्या ये, लोगों के लिए क्या इसका महत्व है? देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड आइडियली थ्योरेटिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि जो भी उस लॉ ऑफ द लैंड है वो सब पे, चाहे वो सिविल मैटर्स हो, क्रिमिनल मैटर्स हो, पर्सनल मैटर्स हो, उन सब केसेस में जो हर देश के नागरिक पे सेम ही लॉ अप्लाई होंगे जी। और थ्योरेटिकली इट्स अ वंडरफुल आइडिया। बट जैसा कि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आइडियल चीजों के लिए जगह नहीं बचती है जी। आज भी समहाउ हमारे देश के नागरिक कई लोग ये चाहते हैं कि धर्म के बेसिस पे उन पे लॉ एप्लीकेबल हो, कि वो अपने धर्म के बेसिस पे। अब मैं कई बार हैरान होता हूं कि क्या आज ह्यूमैनिटी जितनी प्रोग्रेस कर चुकी है, जो करंट ह्यूमन वैल्यूज हैं, जिन ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज की आज हम बात करते हैं, क्या वो वैल्यूज इन सिंक हैं जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं? और क्या नीड है कि हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में रिलीजियस बुक्स में, जो आज से कुछ 1000 साल पहले या कुछ 100 साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक जो लिखी गई थी, उस टाइम के लिए जो रेलिवेंट थी, क्या वो आज ह्यूमन लाइफ पे रेलिवेंट है? क्या हर एस्पेक्ट पे रेलिवेंट है? जी। हम ये मानते हैं कि हर न्याय एज पर आर रिलीजियस बुक होना चाहिए। काफी रिलीजन ये कहते हैं कि हमारे रिलीजियस बुक के हिसाब से हमें हर लाइफ का हर एस्पेक्ट जीना है। बिल्कुल। तो क्या वो आज की सोसाइटी में, आज का जो ग्लोबल इकोसिस्टम है, उसमें वो अप्लाई हो सकता है? क्या हम जबरदस्ती, बिकॉज आउट ऑफ आवर रिलीजियस सेंटिमेंट, जबरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? जी। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सबकी लाइफ को बेटर नहीं करेगा? ये सारे क्वेश्चन इस वक्त सोचने की जरूरत है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आज अगर आपको कोई बोले कि भाई कोर्ट ये डिसाइड कर ले कि अगर आपने किसी गरीब इंसान का कत्ल किया है या किसी छोटी जाति के इंसान का कत्ल किया है, तो आप 500 रुपए या एक फाइन, लेट से 5 लाख रुपए, अगर आप बड़ी जाति के हैं या आप अमीर हैं, तो आप 5 लाख रुपए देके छूट सकते हैं। तो क्या कोई भी इसको एक फेयर जजमेंट मानेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मानेगा। पर आज से 1500 साल पहले मेसोपोटामिया के राजा, उनको बहुत ही फेयर राजा माना जाता था और उन्होंने रूल बनाया था कि अगर कोई स्लेव आपसे मारा जाता है तो आपके ऊपर, और स्लेव अगर मेल है तो आपके किसी और का स्लेव है, आपके ऊपर 20 अशर्फियों का फाइन लगेगा। अगर फीमेल स्लेव है तो 10 अशर्फियों का फाइन लगेगा। अगर आपने दूसरे अच्छी ऊपर की जाति, जो ओनर्स होते हैं या जो एलीट है, वहां पे किसी फीमेल का आपके हाथों कत्ल हो गया है, तो आपको अलग सजा है। पर अगर आपने किसी एलीट मैन को मार दिया है तो आपको भी फांसी मिलेगी। ये उस टाइम की फेयर जजमेंट मानी जाती थी, प्रोग्रेसिव जजमेंट मानी जाती थी। समय बदला, ह्यूमन राइट्स बदले। एक टाइम था औरतों को वोटिंग का राइट नहीं था, ड्राइविंग राइट नहीं थे। आज सारी दुनिया में ये बदल रही है। समहाउ कुछ लोग अभी भी उस माइंडसेट में हैं कि हमने अपनी लाइफ का हर एस्पेक्ट रिलीजियस बुक के थ्रू जीना है। मैं ये नहीं कहता रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलीजन हमारी स्पिरिचुअलिटी और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो चीजें आज सीखनी चाहिए वो है आपका पर्सनल बिहेवियर, आपकी वैल्यूज, आपने लोगों को कैसे ट्रीट करना है। पर क्या वो जो आपके कमर्शियल्स हैं, जो आपके फैमिली में, जो मतलब कि आपकी मैरिज एक्ट, आपकी लॉ ऑफ कैसे आपने अपनी इनहेरिटेंस पास ऑन करनी है, कि आपकी जो जायदाद है अगली जनरेशन को कैसे जाएगी, क्या वो सिर्फ लड़कों को मिलनी चाहिए, क्या वो सिर्फ लड़कियों को मिलनी चाहिए, डिवोर्स के तरीके क्या होंगे, क्या ये सारी चीजें आज हमें क्या रिलीजियस बुक से ही सिर्फ देखनी चाहिए? मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं सारे रिलीजन की बात कर रहा हूँ। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेटर बुक नहीं है? और फिर क्या आप उस बुक के बेसिस पे लीगल राइट्स लेना चाहते हो, जिसको आप भगवान का फरमान मानते हो? आप बोल रहे हो कि इसके अंदर कोई चेंज अलाउड ही नहीं है, इसको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट बुक नहीं है, बिल्कुल। इसके अंदर आप चेंजेस ला सकते हैं, इसको बेटर कर सकते हैं। तो क्या जो रूल्स हैं, विद टाइम, विद बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर बिहेवियर, नेचर, टेक्नोलॉजीज, एनवायरनमेंट, उसके बेसिस पे ऐसी बुक पे नहीं चलना चाहिए जिसके अंदर कुछ चेंजेस पॉसिबल हो? जी। तो मेरे को ये लगता है कि आज समहाउ आर्टिफिशियली जो रिलीजियस गुरु हैं, जो इवन जो पॉलिटिशियंस डिबेट करते हैं, कोई बोल रहा है जी ये धर्म बेटर है, ये धर्म बेटर है,
और धर्म सारे बढ़िया हैं, जी पर धर्म की एप्लीकेशन स्पिरिचुअलिटी में है। अब वो टाइम गया कि जहां पे धर्म की एप्लीकेशन आप कैसे अपना बिजनेस कंडक्ट करोगे, आप कैसे टैक्स पे करोगे, कौन से धर्म के लोग टैक्स पे करेंगे, कौन से धर्म के लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, उसके अलावा कैसे आपका डिवोर्स होगा, ये सारी चीजें अब धर्म के बुक्स के बेसिस पे करना मेरे को लगता है हम जो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके हित में नहीं है। उनकी लाइफ की क्वालिटी को ये डाउन ही करेगा, बेटर नहीं करेगा। तो मेरे को ये लगता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबको रिस्पेक्ट दे, इक्वल राइट्स दे, और जिसमें अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी हो। जी आज वो लॉ ऑफ द लैंड है, पर कल अगर नीड चेंज होती है, कल अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कल इन्वायरमेंट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जियोपॉलिटिक्स चेंज होती है, तो वो जनता के हित के हिसाब से उसके अंदर अगर उसका मिसयूज होता है किसी लॉ का, जी आज अगर किसी रिलीजियस बुक के लॉ का मिसयूज होता है तो क्या रिलीजन उसको अलाउ करता है चेंज करना? बिल्कुल नहीं करता। उसको ब्लास्फेमी माना जाता है। उसके ऊपर आप फतवे जारी कर सकते हो, आप किसी का गला काट सकते हो। तो मेरे को ये लगता है कि आज की डेट में ये बड़ा जरूरी है कि हम ये समझें कि धर्म को हमने अपनी लाइफ के किस हिस्से में उपयोग करना है, उसको कैसे यूज करना है, उससे क्या सीखना है, और कहां से आज जो 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, 1000 साल पहले जो बुक्स लिखी गई हैं उसको अब कहां पे वो एप्लीकेबल नहीं है। तो जब तक हम इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, जब तक हम डिफेंड करते रहेंगे कि भाई हमारा धर्म हर एस्पेक्ट को कवर करता है और इसी हिसाब से चलना है, तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने लिए खुद ही खड़ी कर रहे हैं। जी हम अपने ऊपर ही प्रेशर ले रहे हैं। तो आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को ये लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ बेटर ऑप्शन फॉर पीपल, फॉर एवरी रिलीजन। जी धर्म किसी एक व्यक्ति के जीवन को अच्छा कर सकता है, वहाँ यूज होना चाहिए, पर जब सोसाइटी की बात होती है जिसमें सभी रिलीजन्स होते हैं तो वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। देखो हमेशा यहीं पे है, हर जगह पे सोसाइटी में डिफरेंट लोग होंगे। मैं ये कहता हूं कि आज आप यूनाइटेड अरब अमीरात को ले लो, जी इट्स अ मुस्लिम कंट्री। क्या उनके सारे रूल एज पर क्या जो उनकी रिलीजियस बुक है सिर्फ उसके बेसिस पे? वो रिलीजन को पॉजिटिवली यूज करते हैं जी अपने वैल्यू सिस्टम्स के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, फैमिली स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कुरीतियां आ रही हैं मॉडर्न जमाने में उससे बचने के लिए, ताकि हमारा मॉरल कैरेक्टर डाउन ना हो। पर वो जो अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं, वो जो उन्होंने के कंपनी लॉज हैं, वो उस हिसाब से नहीं है। जी तो मेरे को ये लगता है कि और इसका एग्जांपल आप किसी भी और रिलीजियस कंट्री में ले सकते हैं। मैं अगर अर्मीनिया की बात करूं, अर्मीनिया इज अ क्रिश्चियन कंट्री, पर वहां के रूल आर एज पर द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अगर इंडिया की बात करूं, हमारे रूल्स शुड बी एज पर द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, आर वैल्यूज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कल्चर, रिलीजन और उन सब चीजों को भूल जाओ, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यू टेक प्राइड इन दैट, यू अप्लाई सर्टन प्रिंसिपल्स, जो उनमें अच्छी चीजें, जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, उनको अप्लाई करो अपनी लाइफ में। भाईचारा, उसके अंदर जो प्यार है, जो उसके अंदर अपनी जो लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, कैसे ट्रीट करना है, फेयर कैसे होना है, वो सारी चीजें सीखो। जी राइट, वो मॉरल वैल्यू सीखो। बट आप उसको अपनी लाइफ के मॉडर्न सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में किसी भी रिलीजियस बुक को, मैं हिंदू धर्म की बात कर लूं या किसी भी और धर्म की बात कर लो, किसी भी बुक को आप हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई कोशिश करता है, वो फेनेटिक है, वो फोर्स कर रहा है, वो जबरदस्ती उसका एक मतलब निकालेगा, उसको फोर्स करने की कोशिश करेगा। पर एक्चुअल में जो बुक 4000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 500 साल पहले लिखी गई है, आज उस बुक का हर एस्पेक्ट हमारी सोसाइटी में अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हर नागरिक के लिए बेटर है। अब पॉलिटिकल रीजंस के कारण, अपने पर्सनल कम्युनिटी बेस्ड एक माइंडसेट के कारण लोग मिडिलमैन बनना चाहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको एज एन इंडिविजुअल आपके पूरे अधिकार देता है जी। पर कुछ नेता, कुछ रिलीजियस नेता आपके मिडिलमैन बनना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारी इस कम्युनिटी को स्पेशल प्रिविलेजेस दो। बिल्कुल उस तरीके आपको बता के कि मैं आपको स्पेशल प्रिविलेज दिला रहा हूं, वो आपके मिडिलमैन बनना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंज आएगी उनके थ्रू आए जी। तो मेरे को लगता है कि आज हमारी यूथ को ये जागरूक होने की जरूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हर धर्म के बच्चे के लिए, यूथ के लिए, बुजुर्ग के लिए, महिला के लिए और हर इवन मेल्स के लिए, सबके लिए वो एक बेनिफिशियल चीज है। तो उसके लिए सबको कलेक्टिवली रूट करने की जरूरत है। तो अगर इसकी बात करें, पार्लियामेंट में इसका कानून बनाया जा सकता है? देखो, पार्लियामेंट हमारी सबसे बड़ी बॉडी है। पार्लियामेंट इज द ओनली प्लेस
जहां पे ये कानून पारित किया जा सकता है और उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता जी। है। दूसरा तरीका, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बोले जी हमने अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, जी इसको कलेक्टिवली सबके व्यूज लेके थ्रू पार्लियामेंट ही पारित किया जाएगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी। अदरवाइज अब देखो, जब तक कम्युनिटी माइंडसेट रहेगा, जब तक हम अपने रिलीजन के बेसिस पे अपने अंदर फियर रखेंगे और दूसरी कम्युनिटीज और रिलीजन्स से एक काइंड ऑफ हम उनसे एक डर रखेंगे कि वो हमारे शायद दुश्मन है या मेजॉरिटी हमारी दुश्मन है, तब तक हम इस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे उस डर के कारण जो हमारे लिए हानिकारक है। जी इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने रिलीजन को भूलना है या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी या आपने अपने भगवान को याद नहीं करना है। जी बस जिन एस्पेक्ट्स में आज उनकी एप्लीकेशन नहीं है, एजुकेशन, राइट, आप बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टन कम्युनिटी, सर्टन बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, लेडीज के साथ, जो चीजें आज से 2000, आज आप किसी को स्लेव रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पर 2000 साल पहले रख सकते थे, बिल्कुल लीगल था, और बल्कि 200 साल तक पहले तक रख सकते थे। धीरे धीरे ये चेंजेस आई हैं। बिल्कुल। तो जस्ट बिकॉज रिलीजन में कि बुक्स में भी स्लेव्स के बारे में मेंशन्ड है जी कि आपके और उस कि भाई इट वाज इन एवरी कम्युनिटी दैट इट वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड, जी तो क्या आज वो रेलिवेंट है? तो मेरे को ये लगता है कि आज अगर हमारे लोग अपने इस माइंडसेट को थोड़ा सा डर से हटके रैशनली सीखें कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक रिलीजियस बुक में जो चीज लिखी है उसको डिफेंड करे जाना। जी आप उसके अंदर जो रेलिवेंट चीजें हैं आप उनको एक्सेप्ट करिए, और बाकी जो रूल है, जो चीजें, जो दुनियावी चीजें हैं, उसको रिलीजन से दूर रख दीजिए। बिल्कुल। ये तो रिलीजन की बात हुई सर। अगर हम ज्योग्राफी को देखें, ज्योग्राफिकली ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब हम पंजाब में भी वही है, कश्मीर में भी वही है, वहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट हो सकता है कि कहीं क्लाइमेट अलग है, कहीं लोगों की कम्युनिटी और है, वो उस हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखो, जब एक कोई भी रूल बनता है ना, वो लोगों की कन्वीनियंस और बेटर लाइफ के लिए और एक वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनता है। अगर एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है, लेट्स एक बहुत ही, मैं एग्जांपल देता हूँ, रेगिस्तान है जी, वहाँ पे वाटर वेस्टेज के लॉ अलग हो सकते हैं, स्पेसिफिक रूल्स बन सकते हैं, राइट। और जहाँ पे ठंड ज्यादा है वहाँ के कुछ रूल अलग हो सकते हैं, बट अदरवाइज हाउ टू ट्रीट अदर्स, क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज, ये तो सेम ही होने चाहिए। जी बाकी पॉलिसी चेंजेस हो सकती है पर कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं हो सकता। सर, 2019 में कोविड शुरू हुआ था, कोविड-19 इसीलिए उसका नाम रखा गया। अब 2023 में चाइना में ही, जहां से कोविड शुरू हुआ था, वहां बहुत ज़्यादा कोविड की इन्फेक्शंस हैं। अब पूरी दुनिया को ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, और क्या पूरी दुनिया की इकॉनमी उसमें कोई फ़र्क आएगा? देखो, ये बोलना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, पर मेरे को ये लगता है कि अब दुनिया को चाइना को एक आर्म्स डिस्टेंस पे रखना चाहिए। पहले भी चाइना की मिस इन्फॉर्मेशन और के कारण ये कोविड इतना बड़ा डिजास्टर बना, कई करोड़ लोग मारे गए, कितने लोग भूखमरी का शिकार हो गए, कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो, कितनी लाइफ्स बर्बाद हुई हैं, ये कोविड के कारण हुई हैं। और इसका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और जी जिनपिंग पे जाती है। अब बेसिकली उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी रखी, जिसमें लोगों पे उन्होंने अननेसेसरी अत्याचार किए, उनका लाइवलीहुड रोका, उनको काइंड ऑफ कैद में रखा। सिंपल सा रीजन था क्योंकि थर्ड टाइम प्रेसिडेंसी जी जिनपिंग ने लेनी थी। वो अपने ऊपर, अगर इतने लोग मरते तो उनके खिलाफ एक काइंड ऑफ लोगों का रिवोल्ट होने के चांसेस थे, वो उससे डरते थे। जी, जैसे ही वो बन गए, उन्होंने वो जीरो कोविड पॉलिसी और उसके अगेंस्ट भी लोगों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जो चाइना में कभी सुना नहीं गया था। जी जिनपिंग को हटाओ के नारे लगने शुरू हो गए थे। क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन के कारण एक बिल्डिंग के अंदर कितने लोग मारे गए आग में जलने के कारण, वो अपने आप को बचा नहीं पाए सख्त पॉलिसीज के कारण। तो उसका विरोध हुआ, जनता में एक सेंटिमेंट है चाइना के अंदर, काइंड ऑफ एक कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट और जी जिनपिंग के अगेंस्ट स्पेशली एक काफी नेगेटिव सेंटिमेंट है, और उससे सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी डर रही है। उसके कारण वो एक्सटर्नली एनिमीज ढूंढ रही है ताकि जनता को वहां पे बिजी किया जा सके। अगर इंडिया के बॉर्डर के आप इशू देखो, ताइवान के इशू देखो, हर जगह पे वो इशू बना रही है ताकि इस चीज को, और एक इकोनॉमिक भी उनकी बिल्कुल स्लो डाउन होगी, उनके कितने बैंक बिल्कुल बर्बाद हो गए, उनकी लिक्विडिटी नहीं है, कितनी हाउसिंग और डेवलपमेंट कंपनी, वहां पे कई शहर है जो बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी है, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो चाइना एक बहुत ही ट्रबल टाइम से निकल रहा है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चाइना के लोग भी सफर कर रहे हैं, पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पे जाती है। आज उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी बनाई है,
अपने, जब दुनिया में कोविड फैल रहा था, उन्होंने अपने बॉर्डर्स लॉक कर दिए थे। आज वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा, एक तो वो क्लियर नंबर्स नहीं दे रहे, सबको पता है, इट्स पब्लिक नॉलेज की नंबर्स करोड़ों में है जो कोविड से वहां पे सफर कर रहे हैं, पर वो सारे देशों पर फोर्स कर रहे हैं कि उनकी फ्लाइट्स को आने जाने दिया जाए। मेरे को लगता है कि जब तक वो वैक्सीनेशन इनफ नहीं कर लेते, पूरी दुनिया को चाइना के साथ थोड़ी देर के लिए अपना ट्रेड, हाँ जो नेसेसरी चीजें लेनी पड़ेंगी, पर सही प्रोटोकॉल के साथ उनके साथ काम करे, पर उनकी नॉन इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स, और कई देशों ने बंद भी कर दी, और इंडिया को भी कर देना चाहिए कि नॉन इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स चाइना से बंद कर दें जी। इस सिचुएशन का सर्टेन एडवांटेज इंडिया को ये मिल सकता है अगर हम एक्सेलरेट करें अपनी मेक इन इंडिया पॉलिसी, अगर हम जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव उनको और करें, तो मेरे को लगता है कि इंडिया एक बहुत अच्छा पार्टनर, लॉन्ग टर्म पार्टनर सारे देशों के लिए बन सकता है, उनकी सर्टेन इंपॉर्टेंट नीड्स के लिए, जिसके लिए वो चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना की पॉलिसीज, अब देखिए, एक बंदा जो ग्लोबल डोमिनेशन चाहता है, जो डिक्टेटर है, उसका माइंडसेट स्टेबल नहीं रह जाता है। आज पूरी दुनिया जी जिनपिंग के अनस्टेबल माइंडसेट से डरी हुई है। वहां पे एक आदमी के कहने पे सब कुछ होता है। अब एक आदमी जो अनस्टेबल है, उसके ऊपर आप डिपेंडेंसी अपने देश की इंपॉर्टेंट नीड्स की रखना चाहेंगे? ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया को सोचना है और उस पर काम करना है। चाइना कोई मॉरल, बिना किसी मॉरल वैल्यूज के, बिना कोई ह्यूमन वैल्यूज के, जो डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं जैसे तालिबान है जी, उनके साथ ट्रेड डील्स कर रहा है। अफ्रीका में जो डिक्टेटरशिप्स हैं उनके साथ डील्स कर रहा है, जहां पे लोकल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करके चाइना को बेनिफिट मिल रहा है। चाइना हर इन एरियाज में अपनी पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाई कर रहा है, वहां पे चाइना टाउन्स क्रिएट कर रहा है। अल्टीमेटली अभी तक हर जगह पे उनको विफलता मिली। बीआरआई उनका जो उन्होंने रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था, उसका क्या रिजल्ट है? आज वो 1 ट्रिलियन डॉलर के लोन में है, क्योंकि उसके इरादे ही गलत थे। उसका पर्पस सिर्फ ये था कि इन सारी जगह पे चाइना का एक्सेस बनाना, फ्री एक्सेस बनाना, उसके अंदर उसको मिलिट्री पावर एस्टेब्लिश करना। फिर वहां की जो गवर्नमेंट्स हैं, आप नेपाल का हाल देख लीजिए, श्रीलंका का हाल देख लीजिए। तो इस वक्त एक जो सीसीपी की जो एक विजन डॉक्यूमेंट है 2049 का, जहां पे चाइना को वो ग्लोबल डोमिनेशन में चाहते हैं और हर देश को वो उनकी पॉलिसीज और उनके वैल्यू सिस्टम पे चलाना चाहते हैं, जो बहुत ही डेंजरस वैल्यू सिस्टम है, जहां पे सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग है जी। और आज तक हम देखते हैं, पिछली सदी में स्टालिन, रशिया में आप देख लीजिए, नाजी जर्मनी में देख लीजिए, जहां जहां पे सेंट्रल डिक्टेटरशिप आई है, लाखों लोग मारे गए हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। और चाइना आज इतना पावरफुल हो चुका है कि वो पूरी दुनिया को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और आज की टेक्नोलॉजी और हथियारों से दुनिया पे बहुत बड़ा खतरा चाइना बन चुका है। तो मेरे को ये लगता है कि ये एक टाइम है जहां पे जी जिनपिंग इंटरनली वीक है। हमारे पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को मिलके, जो लाइक माइंडेड गवर्नमेंट्स हैं, चाइना को कंट्रोल करना चाहिए। और जब तक वो ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते हैं और फ्री एक्सेस नहीं देते हैं, कोविड के सोर्सेज नहीं बताते हैं और कितने लोग बीमार हैं, क्लियर वहां पे इंटरनेशनल मीडिया की प्रेजेंस पूरी अलाउ करें, उसके बाद ही चाइना को ट्रेड टेबल पे। अदरवाइज कई वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट के कारण, अपने प्रॉफिट के कारण चाइना की अदरवाइज तो वो कई देशों पे अटैक कर देते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए। तो चाइना के साथ वो क्यों बिजनेस करते हैं? ये जो वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी है इस वक्त, उसको भी क्वेश्चन करने का टाइम है। और कलेक्टिवली पूरी दुनिया को इस वक्त मॉरल डिसीजन लेने पड़ेंगे, वैल्यू बेस्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और इंडिया आई थिंक विल प्ले अ ह्यूज ग्लोबल रोल इन दिस, ताकि चाइना पूरी दुनिया के लिए सिरदर्दी ना बन जाए। सर, जब चाइना की बात करते हैं, चाइना आपने बताया कि बहुत पावरफुल हो चुका है। कई देश हैं जहां पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, चाइनीज कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर चाइना इकोनॉमिकली वीक होता है तो उन देशों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, चाइना अगर वीक होता है, पहला इनिशियल इंपैक्ट तो, अगर आपने गलत जगह से इन्वेस्टमेंट, हाई इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं जो उनके फेवर में है, तो चाइना जब वीक होगा तो उनसे उसके रिटर्न्स और स्ट्रांगली डिमांड करेगा, जो उनकी लोकल पॉपुलेशन पे और प्रेशर डालेंगी। जब लोकल पॉपुलेशन और टाइट होगी, दे विल रिवोल्ट, वहां पे अनस्टेबिलिटी आएगी, सिविल वॉर्स होने के चांस है, तो पूरे के पूरे कंट्रीज डिस्टेबलाइज हो जाएंगे जी। दूसरी डायरेक्शन ये हो सकती है कि अगर एक स्ट्रांग ग्रुप उन कंट्रीज को उन एग्रीमेंट से, अगर वो अनफेयर है, उनसे प्रोटेक्ट कर पाए, तो वहां की लोकल गवर्नमेंट्स को बचाया जा सकता है और लोकल पॉपुलेशन, जो गरीब पॉपुलेशन है, उनको सपोर्ट किया जा सकता है। तो अगेन, इट इज नॉट अबाउट मेकिंग चाइना इकोनॉमिकली वीक, क्योंकि एंड में वहां पे भी एक आम पॉपुलेशन है, वहां पे भी 150 करोड़ लोग रहते हैं।
जो ईमानदारी से शायद अपना काम करना चाहते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, पीपल लिबरेशन आर्मी जो कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, और जी जिनपिंग और उसके कुछ कोहॉर्ट और उसके आसपास के जो कुछ जो पावर ग्रुप्स हैं, वही पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं जी। तो अल्टीमेटली इसको बड़े ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से टैकल किया जाना चाहिए कि चाइना को मिलिटरीली स्ट्रांग ना होने दीजिए, उसके ऊपर जो इकोनॉमिक रिलायंस, जो प्रोडक्शन की रिलायंस बन चुकी है, उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, और आगे की टेक्नोलॉजी स्पेशली 5G और जो नई 6G टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसके अंदर चाइना से जहां से चाइना दूसरे कंट्रीज को इंटरनली वीक कर सकता है, उस सब चीजों पे चाइना को ब्लैकआउट करने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह की मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।